हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। आइए देख लेते हैं। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा तय करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक विशेषज्ञ निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। ये है अनुच्छेद 280 का कार्य। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, परंतु आवश्यकता महसूस होने पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति पहले भी कर सकता है। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 16 वित्त आयोग, 15 पुराना है, अभी लेटेस्ट जो है 16 हो गया है। 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। आगे देख लेते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, जो है पहले वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। ये कब शुरू हुई थी? 1951 में, और 5 साल के लिए होती है। 15वें वित्त आयोग देख लेते। 15वें वित्त आयोग में क्या है? 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 नवंबर 2017 को किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष, मतलब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बता रहे हैं, अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। जबकि लेटेस्ट जो है 16वां वित्त आयोग आ गया है, जिसके जो है 16वें वित्त आयोग जो है 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा 16वें वित्त आयोग का, और इसमें जो है फिर इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इस आयोग की प्रथम रिपोर्ट, यानी 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी 16वां नहीं है, हमने यहाँ पर बता दिया है आपको। 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई। इस प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियों के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पश्चात अंतर पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे वाले राज्यों के साथ स्थानीय निकायों एवं आपदा सहायता हेतु राज्यों को अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। चूँकि रिपोर्ट की संस्तुतियाँ केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए हैं, इसलिए इसमें कोई राज्य विशिष्ट अनुदान देने से परहेज किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट में राज्यों के हिस्से में 1% की कटौती की गई है और केंद्र के हिस्से में बढ़ोतरी की गई है, जिसका मुख्य कारण जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्षैतिज अंतरण के मानदंडों का निर्धारण करने हेतु मानदंड एवं भारांकों को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आइए देख लेते हैं। क्षैतिज अंतरण के लिए मानदंड और निर्धारित भारांक। मापदंड और भारांक। आबादी पर 15%, क्षेत्रफल पर 15%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, आय में अंतर 45%, जनसंख्या निष्पादन 12.5%, कर प्रयास 2.5%, कुल 100%। 14वां वित्त आयोग। 14वां वित्त आयोग में क्या है देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त आयोग ने विभाज्य योग्य राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% तक करने की सिफारिश की थी।
उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग ने 32% अंतरण की संस्तुति की थी। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों में राजस्व वितरण के फार्मूले में भी संशोधन करते हुए आय से दूरी के भारांश को बढ़ा दिया, जबकि जनसंख्या के भारांश को कम कर दिया। इस आयोग ने वनाच्छादन को भी 7.5% का भारांश दिया था। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु अपनाए गए फार्मूलों में विभिन्न मदों के भारांश का वितरण निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं 14वें वित्त आयोग में क्या क्या है। 14वें वित्त आयोग में भारांश, कसौटी और भारांश। जनसंख्या 1971 के अनुसार 17.5%, जननांकीय परिवर्तन 10%, आय दूरी 50%, क्षेत्रफल 15%, वनाच्छादन 7.5%। 14वें वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार सकल वितरित राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा 17.95% उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। इसके बाद बिहार 9.66% का स्थान रहा। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार के रूप में लिया गया। आगे देख लेते हैं भारत के वित्त आयोग। अब भारत में कितने वित्त आयोग हुए? वित्त आयोग, स्थापना वर्ष, अध्यक्ष और समयावधि। पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे और 1952 से 57 तक इसका समय कार्यकाल रहा, मतलब समय रहा। दूसरा वित्त आयोग 1956 में बना। किसकी अध्यक्षता में बना? के संथानम की अध्यक्षता में हुआ और इसकी समयावधि क्या थी? 1957 से 1962। तीसरा वित्त आयोग 1960 के चंदा और इसकी समयावधि क्या रही? 1962 से 1966। चौथा वित्त आयोग 1964 से, स्थापना वर्ष 1964 है इसका, और पीवी राजमन्नार 1966 से 1969। फिर है पांचवा वित्त आयोग 1968 से 68 में, मतलब इसका स्थापना वर्ष है और अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। और 1969 से 1974। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। 1969 से 1974 तक पांचवा वित्त आयोग का समयकाल रहा। छठवां वित्त आयोग 1972 स्थापना वर्ष है के ब्रह्मानंद रेड्डी और इसका समयकाल क्या था? 1974 से 1979, यानी 79। 1974 से 1979 तक रहा इसका कार्यकाल, मतलब समय। सातवां वित्त आयोग 1977 में इसका गठन हुआ, यानी 77 में इसका स्थापना वर्ष है और इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.एम. सैलेट थे और 1979 से लेके 1984 तक। आगे है आठवां वित्त आयोग। आठवां वित्त आयोग 1983 स्थापना वर्ष है। वाई वी चौहान और इसका समयावधि कब है? 1984 से 1989, यानी 1984 से 1989। नवां वित्त आयोग स्थापना वर्ष क्या था? 1987 से 1987 था स्थापना वर्ष और इसके अध्यक्ष कौन थे? एन के पी साल्वे थे और इसकी समयावधि क्या थी? 1989 से 1995 तक। 10वां वित्त आयोग 1992 और इसके केसी पंत इसके अध्यक्ष थे और समयावधि क्या थी? 1995 से 2000। फिर है 11वां वित्त आयोग 1998 और इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके? A.M. खुसरो। और ये इसका कार्यकाल कितना था? समय कितना था, मतलब समयावधि 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग 2002 सी रंगराजन उसके अध्यक्ष थे
और इसकी समयावधि 2005 से 2010 तक। 13वां वित्त आयोग 2007 में लागू किया गया, यानी स्थापना वर्ष इसका हुआ 2007, इसका स्थापना वर्ष है 13वें का। और विजय केलकर जो है इसके अध्यक्ष थे और 2010 से 2015 तक इसका समयकाल था, समयावधि थी। 14वां वित्त आयोग 2013, स्थापना वर्ष YV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे, 2015 से 2020 तक इसका समयावधि था 14वें वित्त आयोग की। 15वां वित्त आयोग 2017 में, स्थापना वर्ष इसका 2017 है। NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, NK सिंह इसके अध्यक्ष थे और जो है 2021 से 2026 तक ये इसकी समयावधि है। फिर है 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होंगी और इसके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। और ये जो है अरविंद पनगड़िया को इसके अध्यक्ष होंगे और 2026 से ये इसकी समयावधि है 2031 तक, 2026 से 2031 तक। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2020 से 25 के लिए थी, जिसकी प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए आयोग ने प्रस्तुत की थी। आयोग की संस्तुति अब वर्ष 2021 से 26 के लिए होगी। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, आस्ति कर, स्टेट ड्यूटी, आस्तिकर स्टेट ड्यूटी, ब्याज कर, लाभांश कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, STT आदि। अब इसमें देख लेते हैं। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, रोजगारों पर कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व कर, गैर सरकारी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, पथ कर। यहाँ देख लेते हैं केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर 1994 से 1995 से, GST। फिर है राज्य सरकार के कर, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, व्यापार कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, स्टाम्प एवं पंजीयन का शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर शुल्क, प्रवेश कर शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर एवं अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी तथा प्रगतिशील करों में भी विभाजित किया जाता है। मूल्यानुसार कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिनमें कर की दर कर के आधार आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार के कर का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। आनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिनमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। आनुपातिक करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कर की कुल राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिनमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में वृद्धि होती जाती है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की
दर बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।